स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। निकाय चुनाव को लेकर सर्द मौसम में भी राज्य की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, तो अब आज रात तक मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि इस बीच नगरपालिका उम्मीदवारों की एक छोटी लिस्ट और जारी हुई है। इसमें 3 नाम शामिल हैं। बीजेपी ने जोशीमठ में सुषमा डिमरी को उम्मीदवार बनाया, विकास नगर में पूजा चौहान को और डीडी 8 में लोकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से नाम फाइनल होने हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार घोषित करेगी, बाकी दावेदार भी उसे जीत दिलाने में सहयोग करेंगे। कुछ बड़े निगमों में बीजेपी का पेच फंसा हुआ था और दावा किया जा रहा है कि अब इसे सुलझा लिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक आ सकती है? बिल्कुल नलिनी, क्योंकि आज नामांकन का दूसरा दिन था और बीजेपी से आज उम्मीद की जा रही थी कि मेयर कैंडिडेट्स के बीजेपी घोषणा करेगी, लेकिन अभी दूसरा दिन भी बीत चुका है। बीजेपी ने अभी तक 11 के 11 मेयर कैंडिडेट्स घोषित नहीं किए और इसी का इंतजार है। जो खबरें हमारे पास हैं कि बीजेपी आज देर रात या कल तक मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर सकती है। खास बात यह कि इसे एक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। जो हमारी बीजेपी में कुछ सीनियर नेताओं से बातचीत हुई है, क्योंकि कुछ जगहों पर जरूर विवाद होगा जहां पर दावेदार ज्यादा थे, तो यहां पर यह भी है क्योंकि आखिरी 2 दिन रविवार और सोमवार नामांकन के लिए बचेंगे, तो बीजेपी कई कुछ सीटों पर यह भी चाहती है कि आखिरी वक्त पर कैंडिडेट को बताया जाए ताकि सीधे फिर नॉमिनेशन हो और वहां पर विरोध की कोई गुंजाइश इस तरीके से ना मिले। क्योंकि बीजेपी भी मानती है कि कहीं ना कहीं जिन दावेदारों का नाम नहीं आएगा वो थोड़ा सा वहां पर नाराजगी जता सकते हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, जिसको भी उम्मीदवार वहां पर तय किया जाएगा, बाकी नेता जिनको वहां पर टिकट नहीं मिलता है उनको भी उसके साथ आना होगा, पार्टी की लाइन पर बात करनी होगी। तो इसमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज देर रात या कल सुबह तक बीजेपी मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो नजरें इसी पर है कि देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और श्रीनगर, इन 11 नगर निगमों में बीजेपी के चेहरे कौन होंगे, क्योंकि 3 जगह कांग्रेस घोषणा कर चुकी है, हल्द्वानी, काशीपुर और श्रीनगर में। तो अब बीजेपी में इस पर नजर रहेगी। लेकिन हाँ, आज बीजेपी ने एक दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें उसने 3 नगर पालिकाएं और 2 नगर पंचायतों की घोषणा कर दी है। तो बीजेपी ने अभी तक 42 नगर पालिका और 41 नगर पंचायतों में घोषणा कर दी है। इसके अलावा जो मंगलौर नगर पालिका है और जो उधम सिंह नगर की महुआ खेड़ागंज है, यहां पर जो भी उम्मीदवार कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ेगा, बीजेपी का कहना है कि हम उनका समर्थन करेंगे। तो नगर पालिका, नगर पंचायतें बीजेपी की क्लियर हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ नजर इस बात पर है कि बीजेपी 11 मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कब तक करती है और इसके पीछे की रणनीति यही बताई जा रही है कि आखिरी वक्त तक इसे ले जाया जाए ताकि आखिरी वक्त में विरोध की कोई गुंजाइश न हो और जिसे भी पार्टी उम्मीदवार घोषित करे वो अपना नामांकन वहां पर भरे। तो क्या बड़े नगर निगमों में अभी भी पेच फंसा हुआ दीपांकर, या फिर सारे 11 नाम बीजेपी आज ही जारी कर सकती है? नहीं, अब पेच जो बीजेपी का कहना है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर मेयर की जो सीटें है, मेयर के जो उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वहां से जो नाम फाइनल होकर आएगा उसे सभी को मानना होगा। उसमें चाहे दावेदार कोई भी हो, दावेदारी किसी सीट पर कितने भी लोगों ने की हो, जिसको पार्टी यहां पर उम्मीदवार बनाएगी 11 के 11 नगर निगमों में, उनको बाकी दावेदारों को भी उसका समर्थन करना होगा। जहां तक बात है कि हाँ, ये भी खबर है कि कुछ 1-2 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिनको 30 तारीख सुबह तक, यानी आखिरी दिन जो नॉमिनेशन का रहेगा, हो सकता है कि 1-2 सीटों पर वो नामों की घोषणा आखिरी वक्त पर बीजेपी करे। और ये सब रणनीति के तहत है, क्योंकि बीजेपी ये भी देखेगी कि कांग्रेस किसको वहां पर उम्मीदवार बनाने जा रही है और कांग्रेस कब तक जो बाकी 8 सीटें नगर निगमों की वहां पर कब घोषणा करती है। नलिनी, बिल्कुल, आप दीपांकर बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे और भी खबर पर अपडेट लेने के लिए। निकाय चुनाव नामांकन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस ने 3 मेयर कैंडिडेट का ऐलान अब तक किया है और हल्द्वानी, काशीपुर और श्रीनगर में मेयर उम्मीदवारों के टिकट घोषित हो चुके हैं। हल्द्वानी से ललित जोशी, काशीपुर से संदीप सहगल, श्रीनगर से मीना रावत को कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी राय नहीं बन पाई है। ऐसी सीटों पर नामों का ऐलान आज हो सकता है और इस वक्त कांग्रेस में सबसे ज्यादा विवाद रामनगर सीट को लेकर है, जहां भुवन पांडे को उम्मीदवार बनाने को लेकर बड़े नेता आमने सामने हैं।
तो कांग्रेस को भी 8 नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, जहां नाम पर चर्चा के लिए नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर पर मीटिंग हुई। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि आज देर रात तक ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। अगर कहीं सहमति नहीं बनी है तो 30 दिसंबर की सुबह तक भी कुछ नाम फाइनल हो सकते हैं। तो दीपांकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, कांग्रेस के टिकटों को लेकर क्या खबर मिल रही है? तो बिल्कुल, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये नेता विपक्ष यशपाल आर्य का घर है, जहां पर इस वक्त 7 सीनियर नेता इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी सीटों पर क्या किया जाए। 8 नगर निगम है, 8 नगर निगमों में अगर खासतौर पर बात कर ले तो इसमें सबसे ज्यादा जो विवाद इस वक्त चल रहा है रुड़की को लेकर चल रहा है, रामनगर नगर पालिका को लेकर चल रहा है। रुद्रपुर से जो खबर हमारे पास है वो ये कि वहां पर जो पूर्व विधायक थे बीजेपी के, जिनका बीजेपी ने 2022 में टिकट काटा, राजकुमार ठुकराल, वो कहीं ना कहीं संपर्क में है कांग्रेस के, और अगर कांग्रेस उन्हें यहां पर ज्वाइन करवाती है तो हो सकता है कि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल को उम्मीदवार बनाया जाए। राजकुमार ठुकराल अगर वहां पर उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस के, तो फिर बीजेपी को वहां पर फिर अपनी रणनीति देखनी होगी, क्योंकि उनको भी एक मजबूत नेता वहां पर माना जाता है रुद्रपुर में। इस तरह हल्द्वानी में घोषणा कर चुकी है कांग्रेस, श्रीनगर में घोषणा कर चुकी है, काशीपुर में घोषणा कर चुकी है, कोटद्वार वहां पर सुरेंद्र सिंह नेगी जो सीनियर नेता रहे, पूर्व मंत्री है, उनका क्या स्टैंड रहता है, वहां पर अभी उम्मीदवार तय होना है। रुड़की में 2 गुट यहां पर है आमने सामने, और दोनों गुट अलग अलग नेताओं की वहां पर राय है। इस तरह से रामनगर को लेकर अलग अलग राय। कल रामनगर को लेकर खासी खबरें यह भी है कि एक बहस बड़े नेताओं के बीच में हुई है यहां पर, कि दोनों पक्ष आमने सामने थे कि उनके नेता को वहां पर टिकट मिलना चाहिए। तो कांग्रेस में अभी आप देखेंगे तो नेता विपक्ष के घर के बाहर आप देखेंगे पूरी यहां पर सरगर्मी है, और चाहे अलग अलग जिलों के लोग हों या फिर दूसरे लोग हों, सबका यह मानना है कि उनको मौका यहां पर मिलना चाहिए। इसमें पार्षद वाले लोग भी हैं जिनको वार्ड का टिकट चाहिए। इसके अलावा इसमें जो रामनगर हो या फिर दूसरी जगह हो, रुड़की हो, कोटद्वार हो, सभी जगहों से लोग यहां पर पहुंचे, और सबको इंतजार है कि बैठक कब तक चलेगी। मैं रुड़की से सचिन गुप्ता। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कोशिश है, हमने अपनी अर्जी लगा रखी है। अब बड़े नेताओं के ऊपर है कि वो मौका देते हैं, तो हम रुड़की से मेयर सीट पे जो है मजबूती के साथ लड़ेंगे, और अपना दावा हमने मजबूती के साथ रखा हुआ है। तो आपने सुना इस तरीके से यहां पर नलिनी की भीड़ बिल्कुल जुटी हुई है, और ठंड के माहौल में राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। और कांग्रेस क्या आज इसे कंप्लीट करेगी या फिर कल का दिन भी इसमें जाएगा, यह अभी देखना होगा। सिर्फ आखिरी 2 दिन अब नॉमिनेशन के लिए बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेताओं के बीच फ्रैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं कई सीटों पर साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यहां पर यह भी देखने वाली बात है कि मेयर सीटों पर तो 3 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। बाकी सारे नाम क्या आज ही घोषित हो जाएंगे? अभी जो खबरें हैं कि देहरादून अभी डिस्कस नहीं हुआ है। देहरादून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने ये है कि किस चेहरे के साथ जाया जाए, क्योंकि बहुत मजबूत चेहरा कांग्रेस के पास राजधानी के लिए नहीं है। और कांग्रेस इस बात का भी वेट कर रही है कि बीजेपी किसको यहां पर चेहरे के तौर पर लाती है, क्योंकि यह भी देखा जाएगा कि आप पहाड़ी जो वोटर है वो यहां पर बड़ी संख्या में है, तो पहाड़ वर्ग से बाहरी वाली जो बात आती है, क्या बीजेपी किसको यहां कैंडिडेट देती है, इस पर भी कांग्रेस की नजर है। हरिद्वार में ओबीसी महिला है, लेकिन वहां भी कोई मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहा। रुड़की में 2 उम्मीदवारों के बीच में फाइट है, उसमें हर नेता 2 गुटों में बटे हुए हैं। रुद्रपुर में नजर है कि बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को तोड़कर कांग्रेस में लाया जाए और फिर उन्हें वहां पर मेयर का टिकट दिया जाए। तो ऐसी कुछ सीटें, कोटद्वार में किसे उम्मीदवार बनाया जाए, सुरेंद्र सिंह नेगी जिसका समर्थन करेंगे उसे बनाया जाए, या किसी नए चेहरे पर पार्टी वहां दाव खेलेगी। तो आज उम्मीद है कि कुछ सीटें क्लियर हो सकती है, लेकिन पूरी सीटें क्लियर होंगी वो फिलहाल यहां की जो हलचल है उससे तो नहीं लगता। नलिनी से जानकारी देने के लिए दीपांकर आपका बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बीजेपी नामांकन से लेकर चुनाव तक में पूरी ताकत झोंकना चाहती है, तो सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सौ छोटे बड़े शहरों में होने जा रहा निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा से लेकर परफॉर्मेंस चेक करने का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी नॉमिनेशन से लेकर चुनाव की तारीख तक पूरी ताकत झोंकना चाहती है, तो मुख्य विरोधी कांग्रेस को हर अहम सीट पर अपना दम भी दिखाना चाहती है। इसी को देखते हुए नॉमिनेशन में किसी सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, तो किसी सीट पर कैबिनेट मंत्री, तो कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मौजूद रहेंगे। इतना नहीं, नगर निगमों में चुनाव की जिम्मेदारी भी अलग अलग कैबिनेट मंत्री को सौंपने की तैयारी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं माननीय हमारे कैबिनेट मंत्रीगण, सब लोग किसी न किसी प्रत्याशी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी मंत्री को हमने कहा कि वो क्षेत्र की जो नगर निगम है उनका प्रत्यक्ष उसमें नामांकन में रहना हो, और कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बने, सब कार्यकर्ता मिलकर काम करें। इसके लिए हमने जिला स्तर पर टोली बनाई है,
और जिन कार्यकर्ताओं का किसी कारणवश टिकट नहीं हो पाया, पार्टी उन सब कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। समय काल परिस्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा के बाद एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। हम सभी जगह चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव ऐसा चुनाव है जिसका रिजल्ट बीजेपी और कांग्रेस को 2027 की पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि ठीक 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी को 100% भरोसा है कि रिजल्ट पक्ष में रहेगा, तो कांग्रेस के मुताबिक निकाय चुनाव कोई केदारनाथ उपचुनाव नहीं है जहां बीजेपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, बल्कि निकाय में जनता अपने हिसाब से वोट करेगी। ये तो उपचुनाव थे तो सरकार मैनेज कर लेगी, पूरी की पूरी सरकार 5-5 मंत्री एक जगह लगा दिए गए तो कर लेगी। लेकिन ये जो चुनाव है ये आम जनता में जो है करीब 200 से ज्यादा वो हैं या इकाइयां हैं, उनमें चुनाव होना है तो सरकार की भी ताकत इसमें बढ़ेगी और हमारे वर्करों का जो जोश है, हमारे नेताओं की जो एनर्जी है वो इस समय निश्चित रूप से बढ़ी हुई है और हम इसमें भाजपा को सशक्त देंगे। निकाय चुनाव शहर की सरकार का चुनाव है जिसका रिजल्ट बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का आकलन भी होगा। ऐसे में बीजेपी नॉमिनेशन से लेकर प्रचार में सरकार और संगठन को झोंकने की तैयारी में है, तो सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो अल्मोड़ा में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। मेयर पद के दावेदार भैरव नाथ गोस्वामी आज समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। विधायक मनोज तिवारी की मौजूदगी में भैरव नाथ ने कांग्रेस का दामन थामा। भैरव नाथ कांग्रेस से मेयर के टिकट के भी दावेदार हो गए हैं और माना जा रहा है कि भैरव नाथ को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनमें जो मुख्य रूप से है भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे। जी, मैं माननीय विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ। कितने लोगों के साथ? लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या है। और निकाय चुनाव नामांकन के दूसरे दिन हल्द्वानी में नामांकन पत्र लेने के लिए भीड़ लग गई और हर नगर निकाय में पार्षद या सभासद बनने के लिए जबरदस्त मारामारी है। पार्षद, सभासद, चेयरमैन, मेयर प्रत्याशी जोश में हैं। ऐसे में कई पति या भाई भी अपनी पत्नी या बहन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लेने पहुंच रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में मद्देनजर रंग भी काफी देखने को मिल रहे हैं मजेदार तरीके से, जहां शहर के गली कूचों के नेताओं की हसरतें पूरे परवान पर नजर आ रही हैं। नैनीताल में आज निकाय चुनाव के नामांकन से ज्यादा बैंक में खाता खुलवाने के लिए दिन भर लाइन लगी रही। बारिश और ठंड के बाद भी नैनीताल स्टेट बैंक में दिन भर निकाय उम्मीदवारों का मजमा लगा रहा। इसमें खासी दिक्कतें भी उन्हें झेलनी पड़ी। हालांकि घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे निकाय चुनाव लड़ रहे इन उम्मीदवारों का खाता बैंक में खुल सका। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों का अलग से खाता खुलवाया जा रहा है, इसी वजह से ये भीड़ लग रही है। हमें तो पता लग गया कि खाता खोलना है नया करके। जो लोग कल गए हैं वहाँ नॉमिनेशन के लिए, उन्हें इतनी परेशानी हुई, वो यहाँ आए, बैंक में दौड़े, उसके बाद वहाँ गए और कई लोगों के तो कल नॉमिनेशन हो भी नहीं पाए इस चक्कर में। एज़ पर गवर्नमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, ये 2 दिन के लिए, क्योंकि आज और कल 28 और 29 के लिए ब्रांचेस खुली हुई हैं जिसमें सारे ही उम्मीदवारों के खाते खुलने हैं जो कि उनको अपने डिक्लेरेशन में देने हैं। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ सारे ही उम्मीदवारों के खाते खोल रहे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में नया साल मनाने आ रहे पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर होटल, रेस्टोरेंट और बार 24 घंटे खुले रहेंगे। शनिवार को श्रम विभाग में बाकायदा इस बारे में एक ऑर्डर जारी हुआ है। आदेश सिर्फ 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के लिए लागू होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले 1-2 दिनों से मौसम का रुख बदला है, जिसकी वजह से बर्फबारी देखने को मिली है और इसी के साथ ये साल खत्म होने में अब चंद दिन का समय रह गया है।
ऐसे में टूरिस्ट की भीड़ उत्तराखंड की ओर रुख करने लगी है। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, कौसनी, मुक्तेश्वर जैसे कई स्टेशंस में होटल और रेस्टोरेंट तकरीबन पैक हो चुके हैं या एडवांस बुकिंग के चलते अगले कुछ दिन पैक रहेंगे। होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी लगातार सरकार से गुहार लगाई थी कि कारोबार के सीजन में उनको राहत दी जाए ताकि वो अपने प्रतिष्ठान खोल सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं हों। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है और कई गांव में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्की टॉप से आगे और यमुनोत्री नेशनल हाईवे फूल चट्टी से आगे बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। बर्फबारी के चलते पूरे हाईवे पर फिसलन के हालात हैं। हालांकि बीआरओ और एनएच लोक निर्माण विभाग हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। तो पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। रुद्रप्रयाग के चोपता में दिल्ली के 2 पर्यटक फंस गए थे। सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से सैलानियों की गाड़ी फंस गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने पर्यटकों की गाड़ी को बाहर निकाला, जिससे पर्यटकों ने राहत की सांस ली। चक्राता में भारी बर्फबारी हुई, इस वजह से सड़कों पर भारी बर्फ जम गई और गाड़ियां बर्फ में फंस रही हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कैसे जेसीबी मशीन गाड़ी से बर्फ को निकाल रही है। अब बर्फ में फंसी गाड़ी को निकाल रही है। रोड पर बर्फ जमने से गाड़ियां फिसल रही हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रशासन भी पर्यटकों से सावधानी के साथ सफर करने की अपील कर रहा है। और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। घुटनों तक हो चुकी बर्फ में पेट्रोलिंग जारी है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे ये इलाके पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों को भले ही भारी दिक्कत हो रही हो इसमें, लेकिन व्यास घाटी में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी 2 फीट बर्फ में भी सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है। करीब 10,500 फीट की ऊंचाई में एसएसबी के जवानों का हौसला हर किसी को दांत खट्टे करने पर मजबूर करने के लिए काफी है। ये जवान 2 फीट गहरी बर्फ में ऐसे हालात में काम कर रहे हैं जब ऊपर से लगातार बर्फबारी हो रही है। और केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से केदारनाथ धाम ढक चुका है और बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान धाम में मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। केदारनाथ के साथ तुंगनाथ धाम, मत धाम समेत उच्च हिमालय क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी हुई। यहां 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है और अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढक चुका है। पहाड़ों में आज दिन भर बर्फबारी होने की संभावना है। 2,500 से 3,000 फीट की ऊंचाई वाले सभी इलाकों में अभी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर कैसी बर्फबारी हो रही है देख सकते हैं। बद्रीपुरी में 4 फीट तक बर्फ जम गई है और बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढक चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम से भी तस्वीरें आई हैं, बद्रीनाथ धाम से भी तस्वीरें आई हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम से ताजा तस्वीरें आई, जहां पूरा धाम सफेद चादर में ढका हुआ है। नदी, झरने, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ के आगोश में है। बर्फ के बीच गंगोत्री धाम मंदिर भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 पर बर्फबारी के बीच गंगोत्री धाम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां कई इंच बर्फ गिर चुकी है और अभी भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फबारी देखने को मिली। मुखबा में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना सुबह शाम हो रही है। आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह मुखबा में बर्फबारी हो रही है। इस दौरान बर्फबारी में मां की आरती की जा रही है। पुरोहितों का कहना है कि बारिश हो या बर्फबारी, गंगा आरती अपने समय पर होती है। तो उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब है। बर्फबारी के साथ बारिश का दौर जारी है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ पिथौरागढ़ में हैवी स्नोफॉल का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पहाड़ आने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान एक पूरा दिन आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ वो रहे और बॉर्डर पर जवानों का हौसला अफजाई किया। बर्फ की मोटी चादर के बीच देश की सरहदों की रक्षा करते किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे हिमवीर तत्पर रहते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के सीमांत इलाकों में आईटीबीपी के जवानों के बीच गए और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके ही बीच बिताया। वाइब्रेंट विलेज पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत देश के सीमांत गाँव को प्रथम गाँव की श्रेणी में लाकर वहाँ बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। सांसद बलूनी ने सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। सांसद बलूनी ने समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान बलूनी बर्फीली सरहद पर जवानों के साथ चहलकदमी करते हुए दिखते हैं। भारत माता की जय। तो कभी फिल्मी गीतों पर उनके साथ वक्त बिताते दिखते हैं। मैं सच कहता हूँ, ये पूरा देश और इस देश का एक एक नागरिक आपका ऋणी है और आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार। अनिल बलूनी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर लंबा वक्त आईटीबीपी के जवानों के साथ बिताया और सांसद बलूनी ने इसे कभी न भूलने वाला अनुभव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के आईटीबीपी जवानों के बीच जाने पर तारीफ की है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कठिन परिस्थितियों में भी सरहद की रक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी के जवान पर देश को गर्व है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए आईटीबीपी सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति भी दे रहा है। वहीं गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आईटीबीपी के वीर जवानों के बीच समय बिताया, रात्रि विश्राम किया और सांसद अनिल बलूनी हिम वीरों की प्रतिबद्धता और समर्पण को सराहते नजर आए हैं। उनका मनोबल भी बढ़ाया है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।